दोस्तों नमस्कार। असम की राजनीति एक रोचक मोड़ लेने लग गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव किसी भी दल के लिए आसान नहीं होंगे। वर्तमान भाजपा सरकार को भी कड़ी चुनौती मिलने की पूरी उम्मीद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन, जो जातीय संगठन है या अन्य संगठन है, सभी समुदाय अपनी अपनी बिसातें बिछाने लग गए हैं। अपनी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए जो है अपने अपने काम में जुट गए हैं। किंतु इस सारे परिवेश के बीच में दुख की बात है कि जो हिंदी भाषी समुदाय है उसकी कोई योजना नहीं है। वह किसी प्रकार से अपने हितों को सुरक्षित करते हुए या करने की कोशिश में लगते हुए या लगा हुआ दिखाई नहीं देता। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जोरहाट लोकसभा से गौरव गोगोई की जीत ने यहाँ की राजनीति के मायने बदल दिए। पिछले चुनाव में पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में या ओपोजिशन के पक्ष में मुसलमान संप्रदाय के लोगों ने वोट की, उससे एक इंगित मिलना शुरू हो गया है कि अब बदरुद्दीन की पार्टी AIUDF शायद असम में भी उतनी प्रासंगिक नहीं रह जाए। इस लोकसभा चुनाव में भी AIUDF की हार ने इस बात को तय कर दिया है। उनके सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल जिस पूरी तरह से हारे, 10 लाख से भी अधिक वोटों के मार्जिन से रकीबुल हुसैन से हारे, उससे ये बातें साफ हो गई है कि मुसलमान अब एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस नीत गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसे ही गौरव गोगोई की जीत से अपर असम में जो भूमिपुत्रों की या खिलंजिया की राजनीति है, जो यहाँ के जो मूल निवासी है उनकी राजनीति है, उसमें भी एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और यह संकेत समझकर ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डिब्रूगढ़ में सचिवालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहां पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि वो महीने में 4 दिन सचिवालय में रहेंगे। 9 जिले इस सचिवालय के तहत आएंगे। अब कहा जा रहा है कि उन लोगों को दिसपुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। कई उप जिला बनाए गए हैं जहां पर कामकाज की सुविधा का नाम दिया जा रहा है, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, एकोमोडेट होंगे, किंतु इसके साथ ही सरकारी खर्च भी बढ़ेगा। सरकार का जो एक्सचेकर है, सरकार का जो खजाना, उस पर भी दबाव पड़ेगा। यह खर्चा कैसे निकलेगा, यह भी एक बड़ी बात है। इसके साथ ही राज्य में जो असमियावाद की राजनीति या खिलंजियावाद की राजनीति, भूमिपुत्रों की राजनीति जो शुरू हुई है, उसके लिहाज से मुख्यमंत्री ने असम समझौते को लागू करने की बात भी कही है। 6 नंबर दफ़ा जिसमें असमिया समुदाय के लोगों को, भूमिपुत्रों को जो है राजनीतिक संरक्षण, भूमि पर अधिकार, उनकी जो कला संस्कृति है उसके संरक्षण का अधिकार देने की बात हो रही है। ये सारे मुद्दे उसमें हैं। 1951 के तहत NRC अपडेट का मामला भी आ रहा है, हो सकता है उसको भी स्वीकृति दे। हालांकि विपक्षी इस पर हमलावर है और कह रहे हैं कि यह केवल राजनीति जुमलेबाजी है, सिगुपेबाजी है, क्योंकि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भारत का गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय या भारत सरकार ही इसको अप्रूव कर सकती है। राज्य सरकार को इसको अप्रूव करने का या लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, मामला जो भी है, दोनों तरफ से पूरी तरह से मोर्चाबंदी हो चुकी है। मुसलमान संप्रदाय के लोगों ने भी अपने मोर्चे को कस लिया है और उन्होंने तय कर लिया है कि वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे। इसी प्रकार यहाँ जो भाषाई अल्पसंख्यकों में बंग भाषी समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने भी तय कर लिया है, विशेषकर बंगाली हिंदुओं ने, कि उनके मत जो है किस तरफ जाने हैं। इस सारे मामले में जो हाशिए पर फिलहाल है या हाशिए पर नजर आ रहे हैं, वह हिंदी भाषी समुदाय के मारवाड़ी या बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं या व्यवसायी समुदाय के लोग हैं, जो अभी तक अनिश्चित है उनमें
नेतृत्व का भी साफ साफ अभाव दिखा है, जिसके चलते शिवसागर में जो 2 लोगों ने अपराध किया, उस अपराध के चलते उन्हें नील डाउन होकर क्षमा मांगनी पड़ी, पूरे मारवाड़ी समाज को मांगनी पड़ी। ऐसे ही जगह जगह राज्य में हिंदी भाषियों के संगठनों पर स्थानीय संगठन इस प्रकार से प्रतिबंध लगा रहे हैं मानो कि वो आतंकी संगठन है। यह दरअसल एक चुनाव पूर्व मैसेजिंग है। यहाँ पर हिंदी भाषियों को टारगेट करना दिल्ली को एक मैसेज भेजना होता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को जातीयतावाद का मैसेज भेजने के लिए यहाँ के हिंदी भाषियों को टारगेट किया जाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर नज़र आती है। अल्फा भी पुनः सक्रिय नज़र आ रहा है। तिनसुकिया के फिलोबाड़ी में एक व्यापारी को 10 लाख रुपए का डिमांड नोट जो है वो दिया गया है। जो आंदोलन शिवसागर में चला उसमें भी अल्फा की भूमिका थी। अल्फा ने जो है अपनी सक्रियता वहाँ दिखाई। जो FIR सिंकर चोलिया पे हुई उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, या जो व्यापारी समुदाय या हिंदी भाषी समुदाय है उन पर भी दबाव बनाया गया और उन्हें परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली गई। तो इस प्रकार अल्फा की सक्रियता बढ़ी है, जातीयतावादी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, मुसलमान संप्रदाय की सक्रियता बढ़ी है, राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ी है। किंतु इस सारी सक्रियता के बीच अगर निष्क्रिय रूप से और किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में कोई नज़र आ रहा है तो यहाँ का हिंदी भाषी समाज नज़र आ रहा है। अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किसको समर्थन करेंगे, या उनकी भविष्य की रणनीति कैसे होगी जिसके तहत यहाँ का हिंदी भाषी समाज या व्यावसायिक समाज सुरक्षित रह सके, उनके हित जो है वो सुरक्षित रह सके, कैसे वो स्थानीय समाज के साथ एक डायलॉग में आए। इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है। जितने उनके सामाजिक संगठन हैं वह पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, उनके पास कोई नीति नहीं है। सभी सामाजिक संगठन और उनके नेता जो कल तक मालाएं पहनते हुए नजर आ रहे थे, गमछे पहनते हुए नजर आ रहे थे, या नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे थे, उन सब पर फिलहाल मौन छाया हुआ है, चुप्पी छाई हुई है। सभी बिल में घुसे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। समाज इस वक्त नेतृत्व विहीन या अभिभावक विहीन स्थिति में नजर आ रहा है और इस स्थिति के बीच कोई ना कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। आने वाले दिनों में मौन शायद हिंदी भाषी समुदाय को महंगा पड़ सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक।